मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MBBI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग अ भौतिकी से पार्ट 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से पार्ट 6 लेकर के उपस्थित हूँ, सीरीज 6 लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले हमने सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4, सीरीज 5 बना दिया है। आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां भी जाकर के देख सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनका एग्जाम 2022 में है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आज जो प्रश्न बताया जा रहा है, पार्ट 6 में जो प्रश्न बताया जा रहा है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछता है। तो आप अगर ऑनेस्टली बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप मैट्रिक क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का जो प्रश्न है, आज हम लोग जो है अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापित करेंगे। वो प्रश्न मैं बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं। यह प्रश्न कैसे पूछेगा मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आप अपने मोबाइल पे अपने स्क्रीन पर उसको देखिए और मैं इस बोर्ड पे जो है उस प्रश्न को समझाने जा रहा हूँ। तो आपके एग्जाम में यह प्रश्न कैसे पूछेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में यह प्रश्न जो है 6 नंबर का पूछता है और प्रश्न कैसे पूछेगा मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करें। आपको जो है अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है या सत्यापित करना है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करें, ठीक है। अथवा प्रश्न करके पूछेगा कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। यह प्रश्न कई तरह से पूछा जा सकता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वह जो तरीका है मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सत्यापित करें या सिद्ध करें, ठीक है। दूसरे तरह से प्रश्न पूछेगा कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। अथवा एक और तरीका से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी एवं फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करें। अर्थात कहने का मतलब है कि यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 3 तरह से पूछा जा सकता है, 4 तरह से पूछा जा सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सभी प्रश्न का जवाब एक ही है जो हम लोग बनाएंगे। प्रश्न फिर से मैं बोल देता हूं, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करें या सत्यापित करें। दूसरी तरह से प्रश्न पूछेगा कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। अथवा प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि या आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करें। तो इस तरह से यह प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं उस प्रश्न को मैंने बता दिया कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जब भी इस प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। तो मैंने सोल्यूशन लिख दिया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आपका स्क्रीन पे। और उसके बाद हम लोग एक अवतल दर्पण की रचना करते हैं, जो हमने यहाँ पे बनाया है। यह जो है एक अवतल दर्पण है। यहाँ पे हमने जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु रखी है और उसी के आधार पे जो है हमने एक चित्र की रचना किया है। तो जब भी आप दर्पण सूत्र को सत्यापित कीजिएगा तो आपको जो है एक अवतल दर्पण की रचना करनी होगी, जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो जो भी विद्यार्थी जब भी दर्पण सूत्र को सत्यापित करेंगे या 1/v + 1/u बराबर 1/f को सत्यापित करेंगे, तो इस चित्र की रचना करनी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस चित्र को अपने मन मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। एक और तरीका से आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दर्पण सूत्र क्या है। तो आप याद रखिएगा कि 1/v + 1/u बराबर 1/f को जो है हम लोग दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाएगा कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं या दर्पण सूत्र क्या है। तो आप बताइएगा कि 1/v + 1/u बराबर 1/f को दर्पण सूत्र कहते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में रहेगा, 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें जो यह ऑप्शन मिलेगा कि 1/v + 1/u बराबर 1/f, तो आप उसको गोलिया दीजिएगा। इससे आपको 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आसानी से बन जाएगा। अब इसको हल करते हैं। तो हमने बताया कि जब भी हम लोग हल करते हैं तो एक चित्र की रचना करते हैं। हमने चित्र की रचना कर दिया है। अब हम लोग इसकी भाषा को समझते हैं और इसकी भाषा को लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं जो भी भाषा बोलूंगा आपको नीचे लिखते हुए नजर आएंगे, आपको स्पष्ट दिखाई देगा, साइड में भी आपको भाषा दिखाई देगा। समझ में आया? तो आप बारीकी से उस भाषा को अपने नोटबुक तैयार करते जाइएगा। आप कॉपी किताब निकाल कर बैठिए और उस भाषा को लिखते चलिए, जिससे आपको फायदा मिलेगा। अगर आप इसका नोटबुक तैयार करते हैं तो आप आसानी से जो है इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, आप आसानी से इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे।
तो आइए हम लोग इस प्रश्न को अब समझते हैं, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम लोग प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। जब भी हम लोग प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं, हल लिखते हैं। उसके बाद हमने दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए या 1/v + 1/u = 1/f को सत्यापित करने के लिए आपको एक चित्र की रचना करनी होगी, जो यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से ही हम लोग जो है 1/v + 1/u = 1/f को सत्यापित कर पाएंगे। अगर आपको ये चित्र समझ में नहीं आएगा, अगर आप इस चित्र को नहीं बना पाएंगे तो आप जो है दर्पण सूत्र को नहीं सत्यापित कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी आपको दर्पण सूत्र को सत्यापित करना होगा तो आपको इस चित्र की रचना करनी होगी। आप बिना चित्र की रचना किए हुए आप दर्पण सूत्र को सत्यापित नहीं कर पाएंगे। और आपके एग्जाम में यह प्रश्न 6 नंबर का आता है। तो इतना जानिए कि अगर आपको 6 नंबर चाहिए फिजिक्स में, भौतिकी में अगर आपको 6 नंबर चाहिए, ठीक है, दर्पण सूत्र से, तो आपको इस चित्र को समझना होगा, इस चित्र को जानना जरूरी होगा। आपको जो है इस चित्र को बनाना पड़ेगा। आप इस चित्र को बनाइएगा और जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा साइंस का तो आप अपने साथ जो है स्टूमर बॉक्स जरूर लेकर के जाइएगा, क्योंकि जो भी चित्र बनाए जाते हैं वह सभी जो है कट पेंसिल से बनाए जाते हैं। समझ में आया ना? तो आप जब भी साइंस का एग्जाम देने जाइएगा तो आप अपने साथ जो है एक स्टूमर बॉक्स लेकर के अवश्य जाइएगा और उसको, उसमें जो भी साइंस में जो चित्र आएंगे बनाने के लिए आप उसको कट पेंसिल से बनाइएगा उस फिगर को। समझ में आ रहा है ना? इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए तो इस प्रश्न को आप समझते हैं, इसको हल करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हल लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखेंगे, रचना करेंगे। इसका क्या करेंगे, रचना। इस चित्र को देख करके हम रचना लिखेंगे, उसकी भाषा लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे इस चित्र की रचना कर रहे हैं, मैं भाषा में बोलने जा रहा हूँ और जो मैं भाषा बोलूंगा वह आपको साइड में लिखते हुए, नीचे लिखते हुए नजर आपको आएंगे। आप आसानी से उस भाषा को समझ जाएंगे। समझ में आया? मैं जो भी बोलूंगा आपको साइड में लिखते हुए नजर आएंगे। तो भाषा कैसे लिखते हैं, इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। अगर चित्र समझ में आ गया तो आप आसानी से चित्र को देख करके भाषा भी समझ जाएंगे। तो यह जो चित्र दिख रहा है ये एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के सामने अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु रखी गई है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, बनाते हैं, इसकी रचना लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि माना कि MM' एक अवतल दर्पण है। कैसे लिखना है कि माना कि MM' एक अवतल दर्पण है जिसके सामने अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु AB रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने, जिसका प्रतिबिंब A', B' दर्पण के सामने वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में बनता है, जो वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। समझ में आ गया? कैसे भाषा लिखना है, फिर से मैं बोल देता हूं। भाषा लिखना है कि माना कि MM' एक अवतल दर्पण है जिसके सामने अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु AB रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब A', B' दर्पण के सामने वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में बनता है, जो वास्तविक होता है, जो वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा है। साथ ही SN लंब XP डाला, साथ ही SN लंब XP डाला। इतनी बातें समझ में आ गई? क्या हुआ, साथ ही SN लंब XP डाला। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद कैसे लिखेंगे कि पुनः माना कि वस्तु दूरी BP बराबर U, B' प्रतिबिंब दूरी बराबर V, तब फोकस दूरी PF बराबर F है। तो सिद्ध करना है कि 1/v + 1/u = 1/f। भाषा समझ में आया? भाषा एक बार और फिर से बोल देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। माना कि MM' एक अवतल दर्पण है जिसके सामने अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु AB रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब A', B' दर्पण के सामने वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में बनता है, जो वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा है। साथ ही SN लंब XP डाला, साथ ही SN लंब XP डाला। पुनः माना कि, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि पुनः माना कि, जैसे आपको लिखते हुए नजर आएगा उस तरह भाषा लिखना है आपको एग्जाम में, कि पुनः माना कि वस्तु दूरी BP बराबर U, प्रतिबिंब दूरी B' बराबर V तथा फोकस दूरी PF बराबर F है। तो सिद्ध करना है कि 1/v + 1/u = 1/f। तो आशा करते हैं कि आपको यह भाषा समझ में आ गई है। अगर आप इस भाषा को समझ गए हैं तो आप अपने नोटबुक में इस भाषा को लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो बढ़ते हैं, इस प्रश्न को अब आगे बनाते हैं। तो अब लिखेंगे कि अब चित्र से अस्पष्ट है, अब चित्र से अस्पष्ट है। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे कि अब चित्र से अस्पष्ट है। यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं कि सोल्यूशन में हमने क्या लिखा कि अब चित्र से अस्पष्ट है। भाषा समझ में आ गया,
सभी विद्यार्थियों को भाषा समझ में आ गया। आशा करते हैं कि आपको यह भाषा समझ में आ गया। अगर आपको भाषा समझ में आ गया तो आप आसानी से दर्पण सूत्र को सत्यापित कर सकते हैं। अगर इस चित्र को समझ गए तो आप आसानी से दर्पण सूत्र को सत्यापित कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। आप बस मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। फिर से हमने भाषा आपको बता दिया है, अब हम लोग इसको हल करते हैं आगे। तो आगे क्या लिखेंगे कि अब चित्र से स्पष्ट है। क्या लिखेंगे कि अब चित्र से स्पष्ट है। अब आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? अब आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बहुत ज्यादा गर्मी कर रहा है इसलिए इतनी पसीने निकल रहे हैं आप। तो आते हैं अब आगे समझते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे कि अब चित्र से स्पष्ट है। क्या लिखेंगे कि अब चित्र से स्पष्ट है। तो चित्र में क्या करें इसको समझते हैं। तो चित्र में ध्यान से देखेंगे कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी एक दो समकोण त्रिभुज है। ध्यान से देखिए, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दो समकोण त्रिभुज की रचना हो रही कि नहीं हो रही है कि नहीं हो रही है? ध्यान से समझिए। अब चित्र से स्पष्ट है। आगे समझते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे कि अब चित्र से स्पष्ट है। अब चित्र से क्या स्पष्ट है? तो देखिए इस चित्र में लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी में इस चित्र में क्या दिखा? ध्यान से समझिए। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दो त्रिभुज दिख रहा है। दोनों त्रिभुज कैसा है? समकोण है, यानी 90 डिग्री कोण बन रहा है। ध्यान रखिएगा, हमने क्या लिखा कि अब चित्र से स्पष्ट है। क्या? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में क्या दिखा कि कोण बी और कोण बी डैश, यानी कोण बी बराबर कोण बी डैश प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री आपको दिखा। आपको दिखा, चित्र में दिखा। ध्यान से समझिए, बड़ी आसान है। आप आसानी से इसको समझ पाएंगे अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं बड़ी सरल तरीका से मैं आपको समझा रहा हूं। कैसे? इस चित्र को समझिए। हमने क्या लिखा कि अब चित्र से स्पष्ट है। त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज बना, वो भी समकोण त्रिभुज, और दूसरा ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। देखिए यहाँ पे त्रिभुज बना, मेरे हाथ को ध्यान से देखिए, ए डैश बी डैश सी एक त्रिभुज बना, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना। इसलिए हमने लिखा कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में क्या दिखा कि कोण बी बराबर कोण बी डैश प्रत्येक 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे कोण बी पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे कोण बी डैश पर भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। दिखा ना? तो इसलिए हमने क्या लिखा कि कोण बी बराबर कोण बी डैश प्रत्येक 90 डिग्री। और उसके बाद एक और चीज आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डैश सी बी डैश के। कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डैश सी बी डैश के। क्यों? तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? अरे जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। हमने आपको बताया है कई बार। ठीक है, नहीं जानते तो आप जान जाइए कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आया? उसका शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। देखिए ये यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो है ये जो है कोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी और कोण ए डैश बी डैश सी में कोण यहाँ पे सी। देखिए कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डैश सी बी डैश के। क्यों? तो शीर्षाभिमुख कोण से। समझ में आ गया? क्यों? तो शीर्षाभिमुख कोण से। समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डैश सी बी डैश के। क्यों? क्योंकि दोनों कौन सा कोण बन रहा है? शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण की रचना हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डैश सी बी डैश। तो लिखेंगे यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है? तो कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डैश सी बी डैश। क्यों? तो शीर्षाभिमुख कोण से, जो मैंने अभी आपको समझाया कि कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डैश सी बी डैश। क्यों? क्योंकि यह दोनों कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो याद रखिएगा कि जब दो समकोण त्रिभुज के दो गो कोण या दो गो भुजा आपस में बराबर हो जाता है तो वह त्रिभुज समरूप हो जाता है। ये बात याद रहेगा कि जब दो समकोण त्रिभुज की दो भुजा या दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वह दोनों समकोण त्रिभुज समरूप हो जाता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। क्यों? तो कोण कोण समरूपता से। क्यों? तो कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, रूपता से। वीडियो तो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बड़ी आसानी से आप समझ जाइएगा।
भागिएगा मत इस वीडियो को छोड़ करके, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं और आपको एग्जाम देना है 10वीं क्लास में, तो आप इस प्रश्न को बिना देखे हुए मत जाइएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में 6 नंबर का आता है। तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यह आपके 6 नंबर प्रश्न का सवाल है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो याद रखिएगा कि जब दो समकोण त्रिभुज की दो गो कोण या दो गो भुजा आपस में बराबर होता है तो वह त्रिभुज समरूप हो जाता है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ABCD के। क्यों हुए? तो कौन कौन समरूपता से। तो एक और चीज याद रखिएगा कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। याद रहेगा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, AB बटा A' और BC बटा B', इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। क्यों? समझ में आया? हमने क्या बताया कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। इसलिए AB बटा A' होगा और BC बटा B' होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। हमने क्या आपको सिखाया? हमने सिखाया कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, इसलिए AB बटा A' और BC बटा B'। कंफ्यूजन हो रहा? अरे त्रिभुज ABC में AB क्या है, लंब है, और A'-B' में A'-B' क्या है, लंब है। नहीं समझ में आ रहा? चलो मैं यहाँ पे एक अलग सा त्रिभुज बना करके समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझिए, ABC यह एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए और A'-B' यह भी एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए। तो यहाँ पे कोण B और कोण B' क्या है, 90 डिग्री है। तो ये इसका समरूप भुजा यह हुआ और इसका समरूप भुजा यह हुआ। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? अरे लंब लंब का समरूप और आधार आधार का समरूप, समझ में आ गया? वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। इसलिए क्या होगा, AB बटा A'-B' और BC बटा B'। समझ में आ गया? चलिए वही चीज लिखे है। क्यों हुआ? तो यहाँ पे लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, अनुपातिक होती है। ये बातें समझ में आ गई? क्यों हुआ? क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। अब बढ़ते हैं आगे। तो उसके बाद लिखेंगे इसी प्रकार। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार। अब इसी प्रकार में आपको क्या लिखा, ध्यान से समझेंगे। इसी प्रकार SNF समरूप है त्रिभुज A'-B' के। हमने क्या लिखा कि इसी प्रकार हमने क्या लिखा कि इसी प्रकार SNF समरूप है त्रिभुज A'-B' के। समझ में आई इतनी बातें? हमने क्या लिखा कि इसी प्रकार SNF समरूप है त्रिभुज A'-B' के। इतनी बातें समझ में आ गई? इसी प्रकार SNF समरूप है त्रिभुज A'-B' के। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। तो क्यों यह समरूप क्यों है? क्योंकि ध्यान रखिएगा कि कोण B' और यहाँ पे कोण N, यानी त्रिभुज SNF में N और A'-B' में कोण B' पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। यानी यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। और कोण SFN बराबर है कोण A'-B' के, क्योंकि यह दोनों में है। और यह कौन सा कोण बना रहा है, शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई? इसलिए क्या है कि त्रिभुज SNF समरूप है त्रिभुज A'-B' के। इसीलिए इसी प्रकार त्रिभुज SNF समरूप है त्रिभुज A'-B' के। क्यों? कोण कोण समरूपता से। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। इसलिए SN बट्टा क्या होगा, A'-B' होगा, और NF यहाँ पे देखिए NF बट्टा क्या होगा, B'-F होगा। समझ में आया? देखो यहाँ पे B'-F, क्योंकि इस समकोण त्रिभुज SNF एक समकोण त्रिभुज हुआ और A'-B' भी एक समकोण त्रिभुज हुआ, जहां पे N पर 90 डिग्री कोण बना और B' पर 90 डिग्री कोण बना। पहली चीज है, तो यह प्रत्येक कोण 90 डिग्री हुआ। और कोण SFN बराबर है कोण A'-B' के। यह कौन सा कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसी प्रकार त्रिभुज SNF समरूप होगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज SNF समरूप है त्रिभुज A'-B' के। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। इसलिए क्या होगा, SN बट्टा A'-B' बराबर NF बट्टा B' है। कहने का मतलब है कि इसका लंब और इसका लंब, इसका आधार और इसका आधार, वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। लिखेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे या, क्या करेंगे, या इंप्लाइज का चिन्ह देंगे, ठीक है, या SN। अब SN के जब हमें क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, और A'-B' है तो A'-B' बराबर NF है तो NF, अब बट्टा B'-F है तो B'-F लिख दिए। इसको समीकरण
सेकेंड मान लेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण सेकेंड। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई कैसे की? हमने कैसे किया? यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एसएन है तो हम एसएन की जब क्या लिखे हैं? ए बी रखे हैं, ठीक है। और एडेस बीडेस है तो एडेस बीडेस हो गया। एनएफ है तो एनएफ लिख दिया, और बीडेस एफ है तो बीडेस एफ कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीडेस एफ कर दिया। तो क्यों? अब कहेंगे क्यों ऐसा किया, हमने क्यों ऐसा किया? क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिए कि चूंकि एसएन जो है लंब है किस पर? एक्सपी पर, तथा एएस जो है समानांतर किसके? एक्सपी के, इसलिए ए बी बराबर होगा किसके? एसएन के। ऐसा आप दिखा सकते हैं इतना, तो आप आसानी से इसको दिखा सकेंगे। समझ में आ गया क्यों हुआ? हमने आपके समक्ष दो समीकरण प्रस्तुत किया। पहला ए बी बटा एडेस बीडेस बराबर बी सी बटा बीडेस सी, समीकरण फर्स्ट, और दूसरा क्या मिला? ए बी बटा एडेस बीडेस बराबर एन एफ बटा बीडेस, यह समीकरण सेकंड। अब इसके आगे क्या लिखेंगे कि अब समीकरण फर्स्ट था सेकंड से। तो ध्यान रहे, मेरा बोर्ड मैं यहां पे लिखूंगा तो आपको दिखाई देगा। ध्यान से समझ, मैं आपको जैसे कि मैं साइड में लिखूं तो आपको समझ में आएगा, मेरी चेहरा दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो आपको समझ में आएंगे। तो आप को लिखूं ऐसा कि मिटा के बनाओ। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक इतने बड़े सूत्र को एक बोर्ड में नहीं हटाया जा सकता है। हटा सकते हैं, बशर्ते आप ये साइड पे आपको लिख दे साइड में। चलिए साइड में बना, तो मैं इस साइड में यहाँ पे मैं बगल में जो है यहाँ पे चित्र, यहाँ पे जो स्पेस जो खाली जगह है, मैं यहाँ पे जो है आगे लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे जो है पूरा भर गया बोर्ड। साइड में जगह है थोड़ा सा, मैं इस पे आगे के जो सूत्र है उसको सत्यापित करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे चेहरे को मेरे तो नहीं दिखाई देगा, मेरा चेहरा तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं जो बोलूंगा और जो मैं लिखूंगा आपको साफ साफ नजर आएंगे। तो आप उसको ध्यान से मैनेज कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड भी छोटा है और मेरी कैमरा भी छोटी है। तो आप ध्यान से मैनेज कर लीजिएगा, आप अच्छे विद्यार्थी मैनेज कर लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखेंगे कि अब आशा करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखेंगे? अब समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से दिखाई दे रहा है आपको? तो अब क्या लिखेंगे कि अब समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। इतनी बातें समझ में आ गई? दिखाई दे रहा है आपको? आपको दिखाई दे रहा है? ध्यान से समझिए। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में क्या दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा कि अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, जो हम आपको साइड में नजर आया होगा। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे देखिए, समीकरण फर्स्ट में दिया कि ए बी बटा ए डैश बी डैश, ध्यान से समझिए, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है बी सी बटा बी डैश सी के। यह समीकरण फर्स्ट होगा। और समीकरण सेकंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सामने मेरा उंगली दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखिए, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है एन एफ बटा बी डैश एफ के। थोड़ा ध्यान से समझिए। समीकरण फर्स्ट में है ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटा बी डैश सी, और समीकरण सेकंड में जो है ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है एन एफ बटा बी डैश एफ के। समझ में आ रहा है? यानी यह इसके बराबर है। ध्यान से समझिए, ये जो चीज है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है किसके? बी सी बटा बी डैश सी के। और फिर ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है एन एफ बटा बी डैश एफ के। यानी यह और यह आपस में क्या है? बराबर है। यह और यह आपस में क्या है? बराबर है। तो स्वाभाविक है कि यह और यह भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी हम ए बी बटा ए डैश बी डैश जब इसके बराबर है और ये ए बी बटा ए डैश बी डैश जो है इसके बराबर है, तो स्वाभाविक है कि यह और यह भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी सी बटा बी डैश सी बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ। इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ध्यान से समझिए। मेरा चेहरा नहीं नजर आ रहा है, मेरा हाथ आपको दिखाई देंगे, मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुनाई देगा। तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। हमने क्या लिखा कि अब बी सी बटा क्या लिखेंगे? बी डैश सी बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ। वही चीज ना जो अभी हमने आपको समझाया। देखिए फिर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है बी सी बटा बी डैश सी के, और फिर यहाँ पे देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है एन एफ बटा बी डैश एफ के। यानी यह और यह आपस में क्या है? बराबर है। तो स्वाभाविक है यह और यह भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि बी सी, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बी सी बटा बी डैश सी बराबर है एन एफ बटा बी डैश एफ के। समझ में आया? बी सी बटा बी डैश एफ बराबर है एन एफ बटा बी डैश एफ के। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या लिखेंगे कि अब यदि
n बिंदु, ध्यान से समझेंगे क्या लिखेंगे, अब यदि n बिंदु P के काफी निकट, P के काफी निकट हो तो हमने क्या लिखा कि अब यदि n बिंदु P के काफी निकट हो तो, समझ में आ रहा है, हमने क्या लिखा कि अब यदि n बिंदु P के काफी निकट हो तो NF बराबर क्या होगा, PF होगा। इतनी बातें समझ में कैसे हुआ, दिखाई दे रहा है आपको, मेरी चेहरा नहीं दिखाई दे रहा होगा, मेरा आवाज सुनाई दे रहा होगा, मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रहा होगा। हमने क्या लिखा कि अब यदि n बिंदु P के काफी निकट हो तो NF बराबर क्या होगा, PF। कैसे होगा यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि यह n बिंदु अगर P पे होता, एक सोचिए थोड़ा ध्यान से, मान लीजिए कि यदि n बिंदु अगर P पे होता तो NF किसके बराबर होता, PF के बराबर होता कि नहीं होता, होता ना जी। हमने क्या लिखा कि अब यदि n बिंदु P के काफी निकट हो तो NF बराबर PF, हमने ये चीज लिखा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि यह n बिंदु जो है P पे होता तो यह NF किसके बराबर होता, PF के बराबर होता। समझ में आ रहा है ना, वही चीज हमने यहाँ पे लिखा कि अब यदि n बिंदु P के काफी निकट हो तो NF बराबर PF। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए BC बटा BC बराबर NF, जहां पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे NF है, तो अब NF जब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे PF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, इसलिए BC बट्टा BC बराबर, अब NF जब क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं, और BF है तो हमने BF कर दिया। इतनी बातें समझ में आए, इतनी बातें समझ में आए कैसे हुआ, इतनी बातें समझ में कैसे हुआ, नहीं समझ में आया, थोड़ा यहाँ पे समझ, इधर से मैं समझा रहा हूँ। हमने क्या लिखा यहाँ पे कि अब यदि n बिंदु P के काफी निकट हो तो NF बराबर PF। समझ में आ गया, NF किसके बराबर है, PF के बराबर है। अब यहाँ पे समझ कि यह n बिंदु P के काफी नजदीक आ जाता है, यहाँ पे आ जाता तो यह NF किसके बराबर होता, PF के बराबर होता। वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं कि अब यदि n बिंदु P के काफी निकट हो तो NF बराबर PF। समझ में आ गया। इसलिए BC बटा BC बराबर PF बटा BC। देखिए यहाँ पे NF है तो NF जब हमने क्या लिख दिया, PF लिख दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे NF है तो NF जब क्या लिख दिया, PF लिखा। क्यों, क्योंकि NF किसके बराबर है, PF के बराबर है। अब बटा BF है तो BF कर दिया। समझ में आ गया। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे देखेंगे इंप्लाइज का चिन्ह देंगे क्योंकि समीकरण के रूप में है। हमको क्या चाहिए, BC चाहिए, तो BC कैसे मिलेगा, हमको यहाँ पे BC है, यह BC कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए हमको ये BC चाहिए। BC कैसे मिलेगा, BC कोई दूरी नहीं है लेकिन हमको BC चाहिए, तो BC कैसे मिलेगा, तो BP में से CP घटाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि BP क्या है, वस्तु दूरी है, और CP क्या है, वह कर्ता त्रिज्या या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। R बराबर 2F हमने सत्यापित किया था पहले वीडियो में, तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो हमको BC चाहिए, तो BC कैसे मिलेगा, तो हम पूरा में से यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा देंगे तो BC नहीं मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखेंगे। तो BC कैसे मिलेगा, तो BP में से CP घटाएंगे, बट्टा है तो बट्टा कर देंगे। फिर कह रहा है BC, यहाँ पे ध्यान से देखिए मेरे हाथ को, BC कह रहा है, तो BC कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए BC चाहिए, तो यह BC कैसे मिलेगा, समझ में आ रहा है ना, या BC कैसे मिलेगा, तो CP में से BC को घटा देंगे। हमको इतना ही चाहिए, तो इतना कैसे मिलेगा, तो पूरा में से इतना घटा देंगे तो इतना नहीं आ जाएगा, यानी हमको क्या चाहिए, BC चाहिए। तो BC कैसे मिलेगा, तो CP में से BC को घटा देंगे तो हमको BC मिल जाएगा। अब ऊपर PF है तो PF कर देंगे, बट्टा है तो बट्टा, और नीचे BF है, क्या है BF, तो हम लोग क्या लिखेंगे, BF है, तो हमको BF चाहिए, तो BF कैसे मिलेगा, तो BP में से PF को घटा देंगे। हमको इतना दूरी चाहिए तो इतना कैसे मिलेगा, तो पूरा में से इतना घटा देंगे, यानी BP में से क्या घटाएंगे, PF घटाएंगे। इसी को समीकरण क्या मान लेंगे, थर्ड मान लेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। इसी को क्या मानेंगे, समीकरण थर्ड मान लेंगे, जो यहाँ पे आपको दिखा। अब क्या लिखेंगे कि अब चिन्ह परिपाटी से, अब चिन्ह परिपाटी से अब हम लोग क्या लिखेंगे कि अब चिन्ह परिपाटी से। अब चिन्ह परिपाटी क्या करता है, देखिए यहाँ पे BP क्या है, हमने शुरू में क्या माना था, BP बराबर वस्तु दूरी माना था, यही ना माना था जी चिन्ह परिपाटी में। हाँ, हम शुरू में जब भाषा लिख रहे थे, रचना लिख रहे थे, तो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि BP बराबर वस्तु दूरी बराबर क्या, U। तब यह प्लस में होगा कि माइनस में होगा, इस चीज को समझिए ध्यान से। BP बराबर वस्तु दूरी बराबर U, तो याद रखिएगा कि ध्रुव से इधर
ध्रुव से इधर जितनी भी दूरी मापोगे वह सभी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, तो समझ लेते हैं चिन्ह परिपाटी क्या है। तो याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। फलतः इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। और चिन्ह परिपाटी के तहत जो है कोई भी दूरी जो है ध्रुव से मापी जाती है। समझ में आया? अब इसमें क्या है हम आपको समझा देते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पे ध्रुव है, यह पी ध्रुव है, इधर ध्रुव से इस साइड जितनी भी दूरी आप मापिएगा सभी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और ध्रुव से इधर जितनी भी दूरी मापिएगा वह सभी धनात्मक होगा। ध्रुव से ऊपर जो भी दूरी मापिएगा वह सभी धनात्मक होगा, और ध्रुव से नीचे जो भी दूरी मापेंगे वह सभी ऋणात्मक होगा। यही चिन्ह परिपाटी, इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना माइंड में याद रखिए कि ध्रुव से इस साइड, जो मेरे हाथ दिखाई दे रहा है आपको, ध्रुव से इधर जितनी भी दूरी मापेंगे वह सभी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा। और ध्रुव से इधर जो भी दूरी मापेंगे वह सभी क्या होगा, धनात्मक होगा, प्लस में होगा। ध्रुव से ऊपर जो भी दूरी मापेंगे वह सभी क्या होगा, प्लस होगा। और ध्रुव से नीचे जो भी दूरी मापेंगे वो क्या होगा, माइनस में होगा। बस यही चिन्ह परिपाटी है। अब इसको समझ लेते हैं। अब चिन्ह परिपाटी से बी पे बराबर वस्तु दूरी बराबर यू, तब ये क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि ध्रुव से इधर है। ध्रुव से इधर जो भी दूरी हम लोग मापेंगे, इस ध्रुव से इधर जो भी दूरी मापेंगे वो सभी माइनस में होगा। तो बीपी बराबर वस्तु दूरी बराबर क्या होगा, माइनस यू होगा। उसके बाद क्या है, बी डैश पी, क्या है बी डैश, यहाँ पे देखिए। अब क्या है सीपी, पहले देखते हैं बी डैश पी। अब इसके बाद क्या है बी डैश पी। तो बी डैश पी क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी है। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं, भी से सूचित करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। प्रतिबिंब दूरी को क्या चीज सूचित करते हैं, भी से सूचित करते हैं। और यह क्या है, ध्रुव से इधर, यानी देखिए बी डैश पी क्या है, ध्रुव से इस साइड है, बी डैश पी ध्रुव से इधर है। तो ध्रुव से इधर जो भी दूरी मापेंगे वो सब माइनस में होगा, यानी माइनस क्या होगा, भी होगा। हमने पहले ही माना था कि प्रतिबिंब दूरी बराबर भी माना था, ठीक है। तो याद रखिएगा बी डैश पी बराबर प्रतिबिंब दूरी माइनस भी हो गया। उसके बाद क्या है सीपी। तो सीपी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है, अर्थात 2f होता है, यानी r बराबर क्या होता है, 2f होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, अर्थात r बराबर क्या होगा, 2f होगा। अब देखिए यहाँ पे यह वक्रता त्रिज्या भी ध्रुव से इधर है, तो इधर जो भी दूरी मापेंगे वो सभी क्या होगा, माइनस में होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तथा यहाँ पे क्या बचा, pf बचा। तो pf बराबर क्या होगा, फोकस दूरी होगा। यहाँ पर फोकस दूरी लिखेंगे, और फोकस दूरी भी को f से सूचित करते हैं, हमने f कर दिया। अब pf फोकस दूरी ध्रुव से इस साइड है, तो यह भी क्या होगा, माइनस होगा। इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आएंगी। आप इसको उतार दीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कुछ मिटाएंगे तभी बना पाएंगे, क्योंकि जगह पूरा फुल हो गया, भर गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ का पार्ट में मिटाने जा रहा हूँ, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप होशियार बच्चे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको कॉपी में उतार लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, या आप इसको अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में उतार लिया है। मैं यहाँ का कुछ पार्ट में मिटाने जा रहा हूँ जो आपको समझ में आएंगे, क्योंकि मेरा जगह नहीं है, ठीक है। इस पार्ट को मैं मिटाने जा रहा हूँ, कुछ हिस्से यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप उतार लिए होंगे। चलिए यहाँ पे हमने इस पार्ट को मिटा दिया, दिखाई दे रहा होगा आपको बोर्ड पे, ठीक है। हमने इस चीज को मिटा दिया, ठीक है। इस पार्ट को हमने मिटा दिया, चलिए, क्योंकि हट नहीं रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बीपी वस्तु दूरी बराबर माइनस यू हो, बी डैश पी प्रतिबिंब दूरी बराबर माइनस भी है, सीपी बराबर वक्रता त्रिज्या माइनस 2f है, और पीएफ बराबर फोकस दूरी माइनस f है। अब क्या लिखेंगे कि अब यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि अब इन मानों को समीकरण थर्ड में रखने पर, हमने क्या लिखा कि अब इन मानों को समीकरण थर्ड में रखने पर, तो ये जो मान है, देखिए यहाँ पे समीकरण थर्ड है, यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए मेरा हाथ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे समीकरण थर्ड है, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे समीकरण थर्ड है, आपको इंडिकेट मैं कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, यह समीकरण थर्ड है, यहाँ पे इसका मान रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं इंप्लाइज का चिन्ह दे दिया, और बीपी है तो बीपी का मान यहाँ पे देखिए, बीपी माइनस यू है, तो हमने यहाँ पे माइनस यू कर दिया, ठीक है। माइनस है तो माइनस कर दिया, और देखिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे,
और यहाँ पे देखिए Cp है, तो देखिए Cp का मान -2f है, तो मैं -2f कर दिया, ठीक है, बट्टा है तो बट्टा कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे Bp है, देखिए मेरा उंगली यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है आपको, ये उंगली मेरा इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे Bp माइनस Cp है, तो देखिए Bp की जगह पर देखिए यहाँ पे -u है, ठीक है, तो हमने -u लिख दिया, माइनस है तो हमने माइनस कर दिया, और Cp है तो देखिए यहाँ पे Cp बराबर -2f है, तो हमने -2f कर दिया, ठीक है। चलिए नीचे देखिए यहाँ पे Cp है, तो Cp का मान देखिए -2f है। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे मेरी उंगली इंडिकेट कर रही है, देखिए यहाँ पे Cp है, तो Cp जो है यहाँ पे -2f है, तो -2f हमने कर दिया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। और माइनस है तो हमने माइनस कर दिया, और B' है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे B' है, तो B' का मान देखो यहाँ पे देखो B' का मान मेरा उंगली इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे देखिए B' है, और देखिए यहाँ पे B' का मान -v है, तो यहाँ पे क्या करेंगे -v लिख लेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गई इतनी बातें। बराबर है तो बराबर। अब Pf है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने उंगली इंडिकेट कर होगा Pf, ये Pf जो है, Pf का मान कितना है -f है, तो हमने -f कर दिया, बट्टा है तो बट्टा कर दिया। देखिए यहाँ पे B' है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैंने उंगली इंडिकेट कर रही है, B' देखेंगे यहाँ पे B' है, तो B' का मान -v है, तो यहाँ पे मैं -v कर दिया, और माइनस है तो माइनस कर दिया। देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दिया। और Pf का मान यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Pf है, तो Pf का मान क्या है, -f है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे -f कर दिया। जो मान हमने क्या लिखा कि अब इन मानों को समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड यहाँ पे थी, हमने उस चीज को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं, इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, -u है तो -u कर दिया, और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है तो +2f कर दिया, ठीक है, बट्टा -2f है तो -2f कर दिया, माइनस माइनस प्लस होता है प्लस कर दिया, भी है तो भी कर दिया, बराबर है तो बराबर कर दिया, -f है तो -f कर दिया, बट्टा है तो बट्टा, -b तो माइनस माइनस प्लस f हो गया। समझ में आ गया, इतनी बातें समझ में आ गई। समीकरण आपको बनाने आता होगा, अलजेब्रा आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग छोटे क्लास में, तो आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी। अब समीकरण में होता क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, कैंचिया गुना होता है। आप इससे इन दोनों में गुना करेंगे, यानी एक से पहले इन दोनों में, फिर इससे इन दोनों में गुना करेंगे, फिर इससे इन दोनों में करना है, ठीक है। तो पहले मैं इससे इन दोनों में गुना करता हूं, तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 2f² है, तो हमने 2f² कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। मैं इससे जो है इन दोनों में गुना कर रहा हूं, इतनी बातें समझ में आ गई। मैं इससे इन दोनों गुना करूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2f गुने f, तो 2f² हो गया, फिर प्लस में माइनस बराबर माइनस होता है, v गुने f, तो v और f हो गया, ठीक है। बराबर का चिन्ह बराबर दे रही है। अब मैं इससे इन दोनों में गुना कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, मैं इससे इन दोनों में गुना कर रहा हूँ, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और u गुने v, तो u और v हो गया। समझ में आ गई इतनी बातें। फिर माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होता है, u गुने f, तो uf हो गया, ठीक है। अब फिर इस 2f से इन दोनों में गुना करना है, तो प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, और 2f भी, यानी 2vf, यानी क्या होगा, 2vf हो गया। फिर प्लस गुने प्लस बराबर प्लस होता है, 2f गुने f, तो 2f² हो गया। समझ में आ गया, इतनी बातें समझ में आ गई कैसे हुआ। चलो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 2f² है, और यहाँ पे भी प्लस 2f² है, यह भी प्लस में, यह भी प्लस में है, तो स्वाभाविक के बराबर के इधर जाए तो यह माइनस में होगा, और 2f² में से 2f² घटेगा तो 0 मिलेगा, तो मैं इसको यहीं पे काट दिया। कंफ्यूजन नहीं ना हुआ, आपको समझ में आए ये बातें, कैसे हमने काटा। देखिए ये 2f² है, प्लस में है, और देखिए यह भी प्लस में है 2f², तो ये प्लस में है तो बराबर की इधर जाएगा तो माइनस तो होगा ना, और घटेगा 2f² में से 2f² को घटाइए तो 0 ना मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको काट दिया, इसका खेल खत्म यहाँ पे हो गया। अब -vf है तो -v और f कर दिए बराबर, uv है तो uv कर दिए, -uf है तो uf कर दिया, -2vf है तो vf, यानी यह खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि यह प्लस में है, बराबर के इधर जाए तो माइनस में होगा, घटेगा तो 0 मिलेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, खत्म हो गया। यह भी प्लस में, इधर प्लस में, दोनों तरफ यह भी प्लस में, और सेम चिन्ह रहेगा तो कट जाता है, ठीक है, यानी 0 हो जाता है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखिए -uf है, ठीक है, सॉरी -vf है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए -2vf है। समझिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे जो है -vf है, और यहाँ पे -2vf है। अब ये माइनस में बराबर के इधर क्या होगा, प्लस में होगा, यानी -vf लिख दिए, और माइनस में सेम राशि है, तो इसको हम इधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 2vf है तो 2vf लिख देंगे। इतनी बातें समझ में आई। यह माइनस में बराबर किधर है तो प्लस में हो गया, +2vf हो गया, बराबर है तो बराबर, फिर uv है तो uv, और -uf है तो uf कर दिए। समझ में आया। अब -vf में से +2vf घटेगा तो क्या बचेगा, vf बचेगा। समझ में आ रहा है, यह माइनस में है, आई प्लस में है, तो एक vf में से 2 pf को घटा, मैंने 2 vf में से 2 vf में से एक vf घटाता है,
तो क्या बचेगा, VF बचेगा। और यह बड़ा है, इसका अगर प्लस लेते हैं तो प्लस ही रहेगा, बराबर है तो बराबर कर दिए, UV है तो UV कर दिया, माइनस UF है तो माइनस UF कर दिए। इतनी बातें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको ये बातें तो जरूर समझ में आ गई है। आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। अब क्या लिखेंगे कि अब दोनों तरफ UVF से भाग देने पर हमने क्या लिखा कि अब दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं। तो VF है तो VF बटा UVF बराबर UV है तो UV हो गया और फिर UVF हो गया, माइनस तो माइनस, UF है तो UF कर दिया, फिर UVF कर दिया। समझ में आ गई इतनी बातें। अब VF से V और F कटा, UV से UV कटा और UF से U और F कटा, तो बचा क्या भाई, जब ये कट गया तो बचा क्या, इस चीज को समझिए। देखिए यहाँ पे क्या बचा, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे बचा क्या, देखिए यहाँ पे U बचा तो 1/U कर दिए बराबर, दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे बचा क्या, 1/F बचा तो 1/F कर दिए, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे V बचा है तो 1/V हो गया। समझ में आ रहा है। अब ये माइनस में बराबर के इधर क्या होगा, प्लस में होगा। मैं इसको कहाँ बना दूं, यहाँ पे मिटा दूं, इस चित्र को मिटा दूं। चलो इस चीज को मिटा देते हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। आप तो समझ गए होंगे, पहले ही आप उतार लिए होंगे, नोटबुक बना लिए होंगे ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको यहाँ पे मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे 1/V बराबर 1/F माइनस 1/V मिला, समझ में आ रहा है ना। अब ये माइनस में बराबर किधर क्या होगा, प्लस में होगा, यानी 1/V प्लस 1/U कर सकते हैं आप, बराबर 1/F कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। यह माइनस में है, बराबर की इधर क्या होगा, प्लस में होगा। यह माइनस में है, बराबर की इधर क्या होगा, प्लस में होगा। तो माइनस 1/V है तो क्या होगा, प्लस 1/V होगा, तो प्लस 1/V कर दिए। और यहाँ पे पहले से क्या है, प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है ना, तो प्लस 1/U कर दिए, बराबर था बराबर। अब बराबर किधर 1/F है तो 1/F हो गया। ठीक है, तो हमको सत्यापित क्या करना था, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। देखिए तो हमको यही सत्यापित करना था, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस का मतलब अतः 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड। यही आपका क्या है, अभीष्ट व्यंजक है, यही आपका दर्पण सूत्र है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह दर्पण सूत्र समझ में आ गया और होगा, और आपने इसका नोटबुक बना लिया होगा। नहीं बनाया है तो मैं हट जाता हूं, आप जो है इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे इसको उतारिएगा। आप सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए कैसे उतारना है। ऐसे आपको उतारते आना है, ऐसे, ठीक है, यहां तक आना है, इसके बाद से फिर यहां से उतारना है, ठीक है, तब या करके यहाँ पे आपको सत्यापित करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत बेटर होगा। आप लोग होशियार विद्यार्थी हैं, समझदार बच्चे हैं, 10 क्लास में आ गए हैं, तो उतार ही लिए होंगे आप लोग। समझ में आ गया। चलो, अगर समझ में आया है तो आप जरूर लिखिएगा कि हाँ सर, कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर समझ में आया। देखता हूं कि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं कि मेरे वीडियो को बहुत देखते हैं लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते, तो आप जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि हमको उससे मोटिवेशन मिले और ताकि मैं उससे मोटिवेट हूं और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊं और आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएं। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी तरह के MBBI क्वेश्चन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस वीडियो को सबसे पहली बार देखें, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई। तो इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।